सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाज़िर हूँ। किसी भी महज़्ज़ब माशरे में, किसी भी जमहूरी सोच रखने वाले माशरे में इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल जो है वो चीज़ होती है। और साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन हो, बार बार इलेक्शन हो, अपने वक्त पर इलेक्शन हो, तो यकीनन इससे जमहूरियत भी मज़बूत होती है, वो हुकूमत भी मज़बूत होती है, आवाम भी मजबूत होती है और मुल्क भी मजबूत होता है। लेकिन अगर इलेक्शन मुतनाज़ा हो, रिग हो और साफ व शफाफ ना हो तो यकीनन यही अमल उल्टा हो जाता है। अब ये जो इस वक्त माहौल है वो है 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुका है। मैंने मुतनाज़ा नहीं किया है, बल्कि ख़ुद सियासी जमातों के बयानात हैं, पाकिस्तान बार कौंसल्स का है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस का है, तजिया निगार, इंटेलेक्चुअल, सियासी वर्कर, बिजनेसमैन, अवाम, सबके स्टेटमेंट मौजूद है। एक तरफ तो अब इलेक्शंस के हवाले से लोग बढ़ रहे थे, सियासी जमातों का तकाजा था कि इलेक्शन, कुछ सियासी जमातें कह रही थी कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं हुआ और उसके जवाज़ वो बयान कर रही थी। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। दूसरी तरफ खुद इलेक्शन कमीशन का भी क्लेम था 2 सूबों में दहशतगर्दी के हवाले से। फिर हमने देखा कि एकदम ऐवान बाला सेनेट से एक करारदाद पास हो जाती है और नोटिफाई भी होती है और इलेक्शन कमीशन को ताकीद की जाती है कि वो इलेक्शन को मुलतवी कर दें। इस सिलसिले में एकदम हमने एक और चीज़ भी देखी और वो ये देखा कि उसी ऐवान बाला में एक करारदाद जो है वो और पेश की गई है और वो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं और उनका ये कहना है कि इलेक्शन अपने वक्त पे हो और ये जो कुछ भी करारदाद पास हुई है ये गैर आईनी, गैर कानूनी है। इलेक्शन वक्त पर हों, इस सिलसिले में जो सेनेट से अभी वक्त पर ना हो, मुलतवी हों और सेनेट से जो पास हुआ उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग चले गए। इलेक्शन का माहौल नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? उसकी चंद वजूहात हैं जो हमारे सामने आई, हमने आपके सामने हम लेके चलते हैं। एक तो ये है कि जब बेयकीनी की सूरत हाल हो, ऐसे हालात हों, बेयकीनी की सूरत हाल हो, तो बताइए कि कैसे इलेक्शंस जो है ना माहौल बनेगा। उम्मीदवार करोड़ों और अरबों रुपए लगाते हैं इलेक्शन में, जब वो बेयकीनी की सूरत हाल हो तो कैसे लगाएंगे? एक तो अहम वजह ये भी है जिससे माहौल नहीं बन रहा है। दूसरा, अक्सर सियासी जमातें इलेक्शन 8 फरवरी को कराने के हक में नहीं है। कुछ सियासी जमातें तो ओपन बोल रही हैं, कुछ सियासी जमातें दबे लफ्ज़ बोल रही हैं, मीडिया में ये जाहिर ज़रूर करती हैं, लेकिन पीछे उनका भी जो हिकमत अमली है, तरीक़ेकार है, उससे लगता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि 1 महीना ही तो रह गया है इलेक्शन में। सियासी वर्कर ख़ुद मायूसी का शिकार हैं। अक्सर सियासी जमातें, जैसे मैंने कहा, कि खुद नहीं चाहती हैं और उनको अवामी पजीराई भी नहीं मिल रही है। और अवामी पजीराई क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि इस वक्त मुल्क में अवाम बदतरीन इस वक्त गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का शिकार है। तो एक ऐसे ही अवाम किस तरीके से इलेक्शन की तरफ जाएगी? और फिर एक और बात, आपने गैलप सर्वे देखा था, 38% अवाम का एतमाद अब इन सियासी जमातों पे भी नहीं नज़र आ रहा है। आया इसमें कितनी हकीकत है, क्या है, ये तो वक्त बताएगा जब इलेक्शन होगा। मुल्क में शदीद दहशतगर्दी इस वक्त जारी है। मतलब मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ सूबों में अपना इलेक्शन कंपेन नहीं कर पा रही, उनको थ्रेट्स आ रहे हैं। अब तो बाज़ाब्ता शहादत भी हुई, गोलियां भी चल रही हैं, दहशतगर्दी भी हो रही है और यकीनन इंसानी जानों का, ज़िया का बहुत बड़ा ख़तरा है।
इलेक्शन अपने वक्त पे हो ये ज्यादा अहम है, या इलेक्शन अपने वक्त पे भी हो और पुरअमन भी हो और साफ शफाफ भी हो। आइए इस इशू पे हम बात साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ कराते हैं। राना तनवीर हुसैन, साबिक वफाकी वजीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ हैं जनाब सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ हैं, आपका ही बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले राना तनवीर हुसैन साहब की तरफ आता हूँ। राना साहब, कैसे देखते हैं ये सेनेट में करारदाद का पास होना, मुख्तलिफ सियासी जमातों का इलेक्शन को मुलतवी कराने की रिक्वेस्ट करना, हालात मुल्क और उसके ऊपर फिर ये करारदाद दोबारा और फिर इलेक्शन के लिए अब चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में दोबारा, कैसे देखते हैं सर इन तमाम हालात को? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊँ, जो अवान बाला की बात है सेनेट की, उन्होंने बजाय इसके कि वो एक जिस गवर्नमेंट का हिस्सा है और जिस सारी जिम्मेदारी है और सूबों की वो नुमाइंदगी करते हैं, वहाँ पे डेमोक्रेटिक जो एक प्लेटफार्म है या एक जो फोरम है या एक अदारा है, उसकी तरफ से इस किस्म की बात आना मैं समझता हूँ इंतहाई मायूस को है कि बजाय वो कहें कि टाइम पे कराएं और फ़ौरन इलेक्शन कराएं साफ़ और शफाफ, ये तो करारदाद होती तो मेरा ज़्यादा मुनासिब था कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पे कराएं। जो ये विस्परिंग हो रही है टाइम पे नहीं होंगे या पोस्टपोन होंगे, जो मीडिया की तरफ से या इधर उधर से विस्परिंग चलती है, इससे इम्प्रेशन को डिस्पेल करने के लिए अगर ऐसी करारदाद होती कि साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, टाइम पे हो जाने चाहिए, और उन अदारों पे जो ज़िम्मेदार हैं इलेक्शन कराने के, इलेक्शन कमीशन है या दूसरे अदारे, उन पे ये मैसेज देते, ये प्रेशर होता कि साफ शफाफ इलेक्शन के लिए और मुकर्रर वक्त के लिए, ताकि कोई ऐसी चीज़ ना कर सकें, कोई कंस्पिरेसी या दूसरी चीज़ ना हो जो इलेक्शन के ख़िलाफ़ चीज़ आए। तो मैं समझता हूँ अभी भी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन की पोस्टपोन करना, इलेक्शन एक मेरा ख्याल है ऑक्सीजन है सिस्टम को चलाने के लिए, हर चीज़ को आगे लेके जाने के लिए है। तो अगर आप इस तरह की बातें करेंगे और वो अदारों की तरफ से ये बातें आएंगी तो मैं समझता हूँ इंतहाई मायूस कन चीज़ है। दूसरी बात कि आप इलेक्शनों की बात करते हैं आगे पीछे, इलेक्शन हर हाल में होने चाहिए, चाहे जंग लगी हो, चाहे कोई चीज़ भी हो या दहशतगर्दी हो, आप पीछे नज़र दौड़ाएँ तो वो इलेक्शन भी वैलिड हुए और वो उन्होंने वो आगे जो असम्बलियाँ चल रही, जिस इलेक्शन पार्टी ने बाइकाट 5 में उन्होंने बाइकाट किया, उन्होंने कहा कि नॉन पार्टी इलेक्शन है लेकिन हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। फिर उसके बाद जो वाक़यात हुए पता है, जिस तरह की उन पर सिलसिला चला, आज सारी पार्टियां इस पर मुतफिक हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। सारी पार्टियों की तरफ से सेनेट की रेजोल्यूशन के बाद आ गई है चीज़ कि जी नहीं इलेक्शन होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए और इलेक्शन को पोस्टपोन करना इस वक्त पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया जा चुका है, करते रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है इस चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ें। अच्छा सर, मुझे यहाँ एक सवाल चाहूँगा, आपने बड़ा ये डिज़ास्टर डिज़ास्टर होगा डॉक्टर साहब, अगर वक्त पे इलेक्शन नहीं हुआ तो ये डिज़ास्टर पूरी होगा। तकरीर 10 मिनट आपने तकरीर की है, जोर लगा दिया है कि ये इलेक्शन नहीं होगा, ये कंट्रोवर्शियल है। कौन सा इलेक्शन कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ, कौन सा रिजल्ट नहीं हुआ? 2018 का इलेक्शन था जो आप वहाँ पे असम्बली 5 साल चली है, वो कंट्रोवर्शियल नहीं था, वहाँ धांधली नहीं हुई। क्या आप पीछे इलेक्शनों में जाएं, वहाँ क्वेश्चन सवालात नहीं उठे उन क्वेश्चनों पे? धांधली के साथ इलेक्शन आपको एक्सेप्ट करने को तैयार है? प्लीज, धांधली के साथ इलेक्शन एक्सेप्ट करने को तैयार है? मतलब ऐसा इलेक्शन जो साफ और शफाफ ना हो। धांधली नहीं, धांधली देखो बात सुने, एक्सेप्ट नहीं करने, नहीं होनी चाहिए धांधली, लेकिन आप तो उल्टे पुल्टे क्वेश्चन का आपने 10 मिनट तकरीर कर दिया, जोर लगा दिया सिस्टम को तहवाला करने के लिए। डॉक्टर साहब, अच्छा सर, मुझे एक सवाल का जवाब दें। सवाल आप मेरे शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, आप मुझे कहते हैं धांधली के। देखिए आपका क्रिटिकल अप्रोच है, क्रिटिकल अप्रोच होगी ना तो क्रिटिकल अप्रोच में तो 10 क्वेश्चन खड़े होते हैं। बड़े अच्छी बात की आपने। मैं एक्सेप्ट भाई, एक्सेप्ट इलेक्शन लड़ना सियासी जमातों ने है सर, इलेक्शन लड़ना सियासी जमातों ने है।
इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। बाकी तज्जिया जो है वो आते रहते हैं, सवालात उठते रहते हैं। अब सेनेट पर हम तो नहीं गए थे ना सर, ये 14 अरकान थे, उन 14 अरकान ने जो सेनेट एक ऐवान बाला है वहाँ से एक करारदाद पास हुई है, तो वो हमने तो नहीं की, वो तो वही नुमाइंदे हैं ना, तो हम ही नुमाइंदे हैं। अच्छा सर मुझे एक बात बताएं, नहीं मैं आप सवाल पे आ रहा हूँ तो मुझे सवाल दें। डॉक्टर साहब मेरे सवाल का जवाब दें ना, जिस तरह रेजोल्यूशन उधर आया है जी उस तरह आप भी तकरीर फरमा रहे थे। तो सर हम तो उन चीज़ों की नुमाइंदगी करेंगे, सिर्फ एक पार्टी की नहीं। हम तो JUI की भी बात कर रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार जो 14 अरकान हैं उनकी भी बात कर रहे हैं, हम तो PTI की भी बात करेंगे, हम तो आम पाकिस्तानी की भी बात करेंगे, बिजनेसमैन की बात करेंगे। हो सकता है वो आपके मुताबिक ना हो सकता है वो दूसरों के मुताबिक हो। बहरहाल मेरा सवाल ये है कि जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं उन्होंने सर एक करारदाद जमा की है सेनेट में कि इलेक्शन हो अपने वक्त पे हो, और ये जो सेनेट में रेजोल्यूशन पास हुई है गैर कानूनी है। तो क्या PMLN के सेनेटर इस करारदाद को सपोर्ट करेंगे सर? चले हम उस जगह आ जाते हैं सर। टाइम पे 8 फरवरी को इलेक्शन चाहते हैं, हमारी पर्सन हमारे दूसरे लीडरों की तरफ से बयान आ चुके हैं कि हर सूरत को हम इलेक्शन चाहते हैं। जब हम कह रहे हैं, पार्टी कह रही है, तो सेनेट करेंगे नहीं करेंगे, कब इजलास होता है कब नहीं होता, इन निटी ग्रिटी को छोड़ें, आप बारीकियों को छोड़ें प्लीज़। इन चीज़ों में अगर आप माइक्रो आप लेवल पे क्रिटिसिज्म लाएंगे, वहाँ पे आप क्रिटिकल एंगल से बात करेंगे कि मैं कब कहता हूँ बिजनेसमैन का नहीं है कोई वहाँ ग्रुप नहीं है, सोच अलग है, मैं कब कहता हूँ किस तबके में कौम में है, हर ग्रुप्स में है, हर बंदा अपने अपने के साथ है, आप नज़रिए के साथ है। लेकिन ये कहना कि कौम चाहती है, ये पॉलिटिकल पार्टी से रिडंडेंट हैं, ये चंद लोग हैं ये बात करते हैं। आपके सर्वे में देखता हूँ उसमें 60% कहते हैं कि जी हम फलां के साथ हैं, 40% कहते हैं फलां के साथ। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आगे आपसे बात करता हूँ। मैं ज़रा चंद साहब से भी बात कर लूँ, फिर मुझे सेनेटर साहब की तरफ भी जाना है। आप कैसे देखते हैं ये जो ऐवान बाला में रेजोल्यूशन पास हुआ और उसके बाद करारदाद की जो है वो नोटिफिकेशन भी हो गई, चला भी गया, और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को तंबीह की गई है कि वो इस इलेक्शन को मुलतवी करें, और इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, उनके लीडर्स की तरफ से भी ये बयानात हमने सुने हैं कि जनाब इलेक्शन को मुलतवी होना चाहिए, और उसकी वजूहात भी वो बताते हैं। और उसके बाद अब हमने देखा कि जनाब सेनेट के ये सेनेटर जो हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने एक करारदाद जो है वो जमा करा दी है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होना चाहिए, और वो करारदाद गैर आइनी और गैर कानूनी है। कैसे देखते हैं सर? देखिए जी, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब के इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, और इस वक्त इस मुल्क को क्राइसिस से अगर आपने निकालना है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पहले तो ये इंश्योर करें कि इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन नहीं होगी। और अगर आप इलेक्शन करवाते हैं तो यकीनन डेमोक्रेसी भी मजबूत होगी, लोगों की भी राय का एहतराम होगा, और इस मुल्क में लोगों की राय के मुताबिक कोई हुकूमत होगी। और ऐवान बाला भी जो है वो भी हमेशा लोगों की राय का एहतराम उनको करना चाहिए। और इस वक्त जो जिस तरीके से करारदाद पास की गई है, तो हम तो किसी सूरत भी इसको अप्रिशिएट नहीं करते। अच्छा ये बताएं सर, ये जो आपने कहा इंश्योर होना चाहिए कि सिलेक्शन नहीं हो इलेक्शन हो, तो ये किससे हम आपका ये जो आपकी जो ये बहुत अच्छी बात है, ये किससे हम तकाजा करें कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होनी चाहिए? और क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है सर कि सिलेक्शन होने जा रही है? देखिए जी, मुझे सबसे ज़्यादा मेरा मुतालबा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है, और उसके बाद निगरान हुकूमत से है। निगरान हुकूमत प्रोविंशियल हो या नेशनल हो, तो ये उनका काम है इंश्योर करना कि इलेक्शन ब्यूरोक्रेसी डीपोलिटिसाइज हो। आरओज़ का जो नोटिफिकेशन है, ये मेरे ख्याल में तो बदनीति पे मबनी है। जो आरओज़ बनाए गए हैं PMLN के कैंडिडेट से पूछकर पंजाब में तो बनाए गए हैं, उनकी राय ली गई है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि इलेक्शन अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके चलना है तो आप इलेक्शन को मुतनाज़ा होने से बचाएं। इलेक्शन मुतनाज़ा होंगे तो कभी भी मुल्क के लिए, कौम के लिए, और इस पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लें, जो इलेक्शन भी मुतनाज़ा हुए हैं उससे मुल्क को नुकसान हुआ है। तो हम दोबारा क्यों हिस्ट्री को दोबारा रिपीट हम क्यों करना चाहते हैं किसी की ख्वाहिश पर, किसी को खुश करने के लिए? मैं समझता हूँ कि निकलना चाहिए इस खेल से हमें,
और अल्टीमेटली अवाम की राय के मुताबिक इलेक्शन हो और जो हुकूमत बने उसको मौका मिले। ठीक है जनाब। सेनेटर साहब, सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मेमन, इन तमाम एक्टिविटीज़ को आप कैसे देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस तरह ये है कि जो कल हुआ सेनेट में, खैर मैं तो बहुत शॉर्ट टर्म है कि मैं सेनेट में आया, ये मेरा तीसरा साल ख़त्म होने को आ रहा है। इन 3 सालों में मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि जुम्मे वाले दिन, जिसमें जब एजेंडा ख़त्म हो चुका हो तकरीबन 11 सवा 11 बजे के करीब, और उसके बाद जुम्मे की नमाज भी हो, और इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ लोग अपनी मुख्तलिफ़ तरीके से या पब्लिक इंटरेस्ट पे या कोई उनके इलाके के कोई मसले हैं या कोई जनरली कोई एक चीज़ कोई बात करना चाह रहा है या कोई पिछली बात हुई है उसके ऊपर कोई फर्दर बहस करना चाह रहा है, तो वो चीज़ हो रही हो तो हो रही हो। और ये आमतौर पे 12:45 जुमे की नमाज से पहले ये नॉर्मली या एडजर्न हो जाती है और यहाँ पे प्रोरोग हो जाती है। ये मैंने पहली बार सुना है कि जब एजेंडा में कोई पॉइंट भी नहीं था, एजेंडे का हिस्सा भी नहीं था, उसके बाद आपने जुमे के टाइम पे ब्रेक दे दी है और उसके बाद दोबारा बुलवा के, और अचानक वो सारे लोग जो पहले सेशन में नज़र भी नहीं आ रहे थे वो अचानक आके बैठ जाते हैं, और फिर अचानक के से एक सवाल उठता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। एक सवाल उठ जाता है, उसके ऊपर फिर एकदम थोड़ी सी बहस होती है, अफनान साहब कहते हैं और बात करते हैं, और उसके बाद एकदम हो जाती है। ये याद रखिए कि 14-15 लोग हैं टोटल। आपकी जो मिनिमम जो कोरम है वो 25-26 का होता है, उससे कम हो तो कोरम भी पूरा नहीं होता है। इसमें ये सारे तरीका होता है। ये मेरे लिहाज से ये जमहूरी तरीका नहीं है। आप एक कोरम पॉइंट आउट नहीं किया किसी ने, और इतनी इम्पोर्टेंट बात के ऊपर आप जस्ट आके वो करके रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। ये आप मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि हम क्या जस्ट बिकॉज के ये पार्लियामान में हुआ है हम इसको जमहूरी तरीका कह देंगे, हम इसको सही कह देंगे और हम इसके ऊपर फ़ख्र महसूस करेंगे। हमें इसके ऊपर शर्म आनी चाहिए कि हम लोगों ने पाकिस्तान की जो जिसको हम कहते हैं ऐवान बाला या चाहे कोई भी ऐवान हो, हम उसमें इस किस्म की बात करें। और कर कौन रहे हैं? हम पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियंस को क्यों बदनाम करते हो? अरे पॉलिटिशियंस को इसलिए बदनाम करते हैं कि वो इस किस्म की हरकत करते हैं, वो इस किस्म की हरकत करते हैं जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की बजाय पाकिस्तान में नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम को फ़रोग़ देती है। हम इसलिए पॉलिटिशियंस को बुरा भला कहते हैं कि हम लोग अपनी ज़ात की खातिर या किसी एक छोटी चीज़ की खातिर हम पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को तबाह करना चाहते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान आज तक आगे नहीं गया, क्योंकि पाकिस्तान को बाहर से ख़तरा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर हम लोग खुद ही काफ़ी हैं पाकिस्तान को रोक के रखने के लिए। मुझे ऑनेस्टली मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि सेनेट इस तरीके से यूज़ हुआ है, लेकिन ये पहली बार नहीं यूज़ हुआ, ये यूज़ होता है, होता रहा है और शायद होता रहेगा। अरे सर यहाँ एक सवाल आपसे भी वही सवाल कर लूँ जो राना तनवीर साहब से मैंने किया था कि अब चलें ये सेनेट में जो भी थे निशानदेही नहीं की गई, ये सियासी जमातों के भी लोग होते हैं बैठे हुए थे, तो ये हो गई करारदाद। और उसके बाद ज़ाहिर नोटिफाई भी हो गया और ऐवान बाला है, उसकी अहमियत है उसके करारदाद के पास होने की, उसको तो रद्द नहीं किया जा सकता। अब एक और करारदाद जो है वो आई है, वो जमात इस्लामी की तरफ से है कि जी ये गैर आइनी गैर कानूनी है और करारदाद को मंजूर किया जाए भारी अक्सरियत से तमाम सियासी जमातें जो सेनेट में हैं कि जनाब इलेक्शन 8 फरवरी को अपने वक्त पे हो। तो उसमें पीटीआई का क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या पार्टिसिपेट करेगी उस करारदाद में? इस पे ज़रा सर 2 मिनट आपके पास है। देखिए लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर। होता क्या है, ये उन्होंने सबमिट किया है। इस वक्त जो सेनेट का इजलास है वो प्रोरोग हो गया है। अब सेनेट के इजलास 2 तरीक़ों से बुलाए जा सकते हैं। तरीका नंबर 1, हुकूमत खुद रिक्वेजिशन करे कि इसको बुलाया जाए तो डिस्कशन हो सकती। तरीका नंबर 2 कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो रिक्वेजिशन के लिए कम अज़ कम मेरे ख्याल में 26 वो सिग्नेचर्स हों और वो बुलाएं और इस एजेंडा को सामने रखते हुए बुलाएं। उसमें जो चेयरमैन है या जो हुकूमत है वो इसको विदिन 15 डेज कर सकते हैं। ठीक है सर, ये प्रोसीजर नहीं पूछ रहा मैं आपसे, मैं प्रोसीजर नहीं पूछ रहा सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ
कि अगर ये हो गया सर, ये देखिए, ये जब रेजोल्यूशन आएगी टेबल पे तो डिस्कशन होगी ना सर। आप ये खाली सबमिट करने से कुछ नहीं सर, होता। उस रेजोल्यूशन को जो सेनेटर आपके मुश्ताक साहब ने सबमिट किया है, ऑफ कोर्स सर, आप सपोर्ट करेंगे? देखिए क्यों नहीं, सब हम तो ये सर आप सपोर्ट करेंगे? मुझे ब्रेक पे जाना है, बस आप ये क्लियर कर दें। हम उसको कंडेम कर रहे हैं। अच्छा, कंडेम भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी सर, करेंगे। हम इसको ना सिर्फ सपोर्ट करेंगे, हम तो इसको टोटली सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए। हम यहां तक सभी इलेक्शन मांग रहे हैं, दो इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर होना चाहिए, लेकिन सभी इलेक्शन मांग रहे हैं सर, देन सभी इलेक्शन मांग रहे हैं। तो कौन है जो इलेक्शन नहीं मांग रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। राना तनवीर हुसैन साहब की तरफ आता हूँ। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। राना तनवीर साहब, हमारी रहनुमाई करें। 4 सवाल है आपके लिए, और एक सवाल ये है कि सर, यकीनन माजी में भी इलेक्शन जो हुए हैं वो मुतनाज़ा मसलन हुए, रिग इलेक्शन हुए, लेकिन सर जिस तरीके से 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है, देखें अभी आपके साथी खुद जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लेम किया है कि जनाब सिलेक्शन के हालात नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया है। अच्छा, पाकिस्तान बार कौंसल एक बहुत बड़ा इदारा है सर वकला का, उसने भी इल्ज़ाम लगा दिया इलेक्शन कमीशन पे। तो सियासी जमातों की तरफ से भी, वकला की तरफ से भी, बार एसोसिएशन की तरफ से भी इंतज़ामिया पे, निगरान हुकूमत पे जानिबदारी का इल्ज़ाम आ रहा है, और बहुत सख्त आ रहा है। तो सर, क्या इलेक्शन अपने वक्त पे होना ज़्यादा अहम है, या साफ़ और शफाफ होना और पुरअमन होना भी ज़्यादा है? इस पे ज़रा सा सर हमें आप गाइड करें। हाँ डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको बताऊँ कि इलेक्शन वक्त पर होना और साफ़ और शफाफ इलेक्शन होना ये बहुत ज़रूरी है। इसमें ऑप्शन ये नहीं है कि आप टाइम पे हो और साफ़ शफाफ ना हो, या साफ़ शफाफ हो और इलेक्शन टाइम पे ना हो। ये दोनों ही चीज़ें, ये कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन एक ही है कि साफ़ शफाफ इलेक्शन और टाइम पे हो। अब दारों पे बात है, वो इंश्योर करें जिनकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, वो उनका ज़िम्मेदारी है, ये आईनी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी जो फ़राइज़ हैं वो दयानतदारी से अंजाम दें और एक साफ़ शफाफ इलेक्शन कराएं। दूसरी बात रही कि इस वक्त जो इम्प्रेशन है ये दिया जा रहा है, देखें बात ये है कि एक आईनी तरीके से अदारे बैठे हुए हैं और जो केयर टेकर हैं। मैं तो, अगर मेरी बात करेंगे तो मैं तो केयर टेकर सेटअप के ख़िलाफ़ हूँ। अगर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी हो, कैबिनेट बैठी हो, और असम्बली डिज़ोल्व करके वही कैबिनेट इलेक्शन कराए, वही प्राइम मिनिस्टर बैठा हो, जिसकी दुनिया में होता है। किसी जगह भी केयर टेकर सेटअप नहीं है, ना इंडिया में है ना किसी जगह। वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी हारते हैं, प्रेसिडेंट यूएस में भी हारता है, सिटिंग प्राइम प्रेसिडेंट। तो ये बस आप एक हर मुल्क की मिसाल दे सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें जो हेल्पफुल होती हैं कि जी बेहतरी के लिए, अभी केयर टेकर हैं ना जो इल्ज़ाम लग रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जो मेरे भाई ने कहा है, बरखुरदार ने, नदीम अफजल चंद ने, मैं अब इसका तो कोई इलाज नहीं कर सकता। मैं आपको बिल्कुल हल्फन कह रहा हूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कोई किसी भी MNA MP जो उम्मीदवार हैं, PMLN से पूछा हो किसी ने कि RO कौन से लगने हैं या RO कौन से लगने हैं, क्या होना है, ऑनेस्टली हमें नहीं पता। अब मैं बात करूँगा किसी को, वो बहुत सारे ऑब्जेक्शन है कि ये RO जब अदलिया से मांगे गए उनसे कि हमें दें, हमने लगाने हैं ऑफिसर लगाने हैं इधर RO या AROs, हमें दें अपने अफसरान या जजेस, तो उन्होंने कहा जी हम नहीं देंगे या अवेलेबल नहीं है या हम देंगे नहीं। तो उन्होंने यहाँ से लिस्टें मांगी, इलेक्शन कमीशन ने लगाई हैं उन्होंने इंतज़ामिया से कि आप हमें लिस्टें भिजवाएँ कि कौन कौन से अफसर आपके पास अवेलेबल हैं, स्पेयर हैं। तो उन्होंने दी। अब हमेशा मास्टर वगैरह लगते रहे हैं पोलिंग स्टेशनों पे, हमेशा वहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसर इस तरह लगते हैं, कोई एग्रीकल्चर बैंक से, कोई किसी से, इसी तरह ही होगा। लेकिन अब पता नहीं मुझे क्या, अब समझता है इनको 2018 वाले इलेक्शन चाहिए।
मैं तो फेल टू अंडरस्टैंड ये मसला चला क्या है। डेलिब्रेटली ये सारी चीज़ें, एक चीज़ कहाँ से निकलती हैं, कौन ये सारी चीज़ विस्परिंग करवाता है, कभी सेनेट से आ जाती हैं, कभी आपकी तरफ से आ जाता है, हालात बड़े ख़राब हैं, दहशत गर्दी है। अल्लाह के वास्ते आज मैं सुन रहा था, बड़ा अच्छी कोई बात कर रहा था, गारंटी करेंगे कि आप 3 महीने बाद ये दहशत गर्दी ख़त्म हो जाएगी, 3 साल बाद आप गारंटी करेंगे, लेके देंगे कि ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें मत करें प्लीज़, ये डिज़ास्टर होगा, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। जो जिस अच्छा सर, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है। ये 2 बड़ी सियासी जमातें आपके साथ बैठी हुई हैं, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, इसी तरीके से जो दूसरी बॉडीज़ हैं वो भी, एक तासुर है कि पीएमएलएन जो है वो सिलेक्ट हो गई है अगले हुकूमत के लिए, और आपके चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म आ रहे हैं, और आपके लोगों का भी ये ख्याल है। तो सर, अगर उनको लेवलिंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, जिस तरह उनका क्लेम है और जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और निगरां के ऊपर भी है कि ये बी टीम है, तो सर ये बातें तो उठेंगी, जाहिर है। इसका तदारुक कैसे हो सर? देखें, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कोशिश की है कि ये तसर दिया जाए, ये इम्प्रेशन जो है इसको हम आम वोटर में फैलाएं, और किसी हद तक वो कामयाब भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तरफ से हमें एडवांटेज भी मिल रहा है कि अगर ये कहेंगे ये चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाए, हमारा तो नारा है ही कि हम बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे। तो इन्होंने बड़ी कोशिश किया पीपल्स पार्टी ने कि वज़ीर आज़म बिलावल होगा, अगर कोई ना माने तो हम क्या करें। लेकिन एडवांटेज ये है कि ये हमारे कुछ परसेंटेज ऐसी वोट की है, कौन नहीं माने जो नहीं पीपल्स अवाम वोटर ना माने उनका ये, क्योंकि वोटर दुनिया भर में एक टोटी वोट होता है, 5% टू डिफरेंट उसकी रेशो होती है। तो वहाँ पे अगर ये इंप्रेशन हो कि फ़लाँ गवर्नमेंट बन रही है, फ़लाँ ने जीत जाना है, तो उस तरफ वो तो शिफ्ट होता है। तो अगर हमारा लोग मार रहे हैं और हमारी तरफ वो वोट शिफ्ट हो गया है, तो इनको प्रॉब्लम तो हो रही होगी। लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की। ये तो मैं पूछ लूंगा इनसे, नदीम अफजल चंद से। लेकिन सर मुझे ये बताएं, इलेक्शन से पहले ये आपका कहना है कि वोटर हमारी तरफ शिफ्ट हो गए हैं, हमें वजीर आजम बना रहे हैं, हालांकि इस वक्त माहौल ही नहीं बन रहा है, अवाम और वर्कर कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं, लीडर और कायद अवाम में नज़र नहीं आ रहे हैं, ना कोई मंशूर आ रहा है, ना कोई रोड मैप आ रहा है अवाम का, ना कोई चीज़ आ रही है। इसको कैसे देखते हैं सर? मुख्तसर फिर मैं नदीम अफजल चंद की तरफ जाता हूँ। अच्छा, मैं बड़ा मुस्सदा बताता हूँ कि ये भी आपने बात फैलाई हुई है। देखें, सारी पार्टीज़ उसमें इलेक्शन प्रोसेस में है, और वहाँ पे पॉलिटिकल जो वर्क है हमारा, जो टिकट्स वगैरह का या सारे चीज़ों का, सारी पार्टियाँ उस पर काम कर रही हैं। जब भी 13 तारीख ख़त्म होगी, इंशाल्लाह आप देखेंगे सारी पार्टी मैदान में होंगी, जलसे हो रहे होंगे और माहौल बन जाएगा। कभी कभी तो 15 दिन में सारी ये चीज़ें होती हैं, ये सारी कंपेन जब जो पोलिंग डे करीब आएगा, ज़्यादा उसमें मोबिलाइजेशन होगी, ज़्यादा माहौल बनेगा, ज़्यादा गर्म जोशी सर, खुदा करे ऐसा हो सर, जज्बे से आगे बढ़ेंगे और आपको इलेक्शन नजर आएगा इंशाल्लाह। जी नदीम अफजल चंद साहब क्या कहते हैं? छोड़ दें बातों को, आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, नदीम अफजल चंद साहब। देखिए राना साहब जो कह रहे हैं ना कि इन्होंने कोशिश की बिलावल को वज़ीर आज़म का, कोई मान नहीं रहा, तो वो बात उनकी सच्ची निकल गई उनके मुंह से, क्योंकि जिनकी तरफ उनका इशारा है हमें उनसे कंसर्न नहीं है, हम तो अवाम फैसला भी करेंगे उसके बाद। अगर इशारा अवाम की तरफ है, आप फिक्र ना करें। अच्छा, नहीं वो तो सर इलेक्शन के बाद होगा ना सर। ये ज़ूम आईने जुमला है सर, ज़ूम आईने जुमला है। नहीं देखिए ना, एक जलसा होता है, करवाया जाता है मीनार पाकिस्तान, उसके बाद ना कोई लीडर निकलता है बाहर, ना जलसे होते हैं। शेखुपुरा में एक राना साहब के पास हुआ जलसा, राना साहब ने हाथ ला दिए पूरे पंजाब को, वो तो शेखुपुरा ननकाना में हाथ लाया ना। ऐसे जलसे नून लीग ना मैनिफेस्टो किसी ने दिया है सिवाय पीपल्स पार्टी के। अगर कन्वेंशन कर रही है तो पीपल्स पार्टी कर रही है, अगर कैंपेन भी किसी की लीडरशिप कर रही है तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप डिस्ट्रिक्ट वाइज जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि अवाम तैयार नहीं है, अवाम तैयार है, लेकिन अवाम को इस सिस्टम पे एतमाद नहीं आ रहा। अवाम को वही इस्लामी जमहूरी थाद वाला दौर याद आ रहा है। इस्लाम को जो कभी कभी इस्लाम को खतरा हो जाता है, कभी जमहूरियत को खतरा हो जाता है, कभी अफगान जहाद का नाम ले लेते हैं, कभी कश्मीर का नाम ले लेते हैं, और फिर वही ड्रामा पुराना शुरू हो जाता है
तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो पब्लिक है ना जी, पब्लिक देख रही है कि क्या सिस्टम को चलाने के लिए क्या जो इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन हो या निगरान हुकूमत हो, क्या वो सिंसियर हैं इस मुल्क में जेन्युइन इलेक्शन करवाने के लिए? तो अवाम को उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। बाकी हम तो तैयार हैं, इलेक्शन होने दें। राना साहब ने ठीक कहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे तो मुल्क का नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इलेक्शन हो, सिलेक्शन ना हो। और दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल जमातों को लड़ने दें इलेक्शन, किसी का बाजू मत मोड़वाएं राना साहब, किसी के मकान मत तोड़वाएं, किसी के पाँव में जंजीरें मत डालें। वो अगर किसी पॉलिटिकल वर्कर के हाथ में आप जंजीर या पाँव में जंजीर, हाथ में हथकड़ी डालते हैं तो आप समझेंगे आप जमहूरियत को कैद कर रहे हैं। आप जमहूरियत को कैद ना करें। जमहूरियत को कैद जिसने भी कोशिश की है तारीख में उसका कोई नाम अच्छा नहीं रहा। ज़ियाउल हक देख लें, मुशर्रफ देख लें, इससे पहले भी देख लें, डिक्टेटर जितने आए हैं, तो तारीख में उन लोगों को याद रखा जाता है जो डेमोक्रेसी की जिन्होंने सपोर्ट की है, कॉन्स्टिट्यूशन की जिन्होंने सपोर्ट की है। तो मेरे ख्याल में आइन के पीछे छुपना चाहिए, किसी और इदारे के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। और पब्लिक को जो मसाइल हैं पब्लिक के, खा बिजली महंगी हो, खा एग्रीकल्चर क्राइसिस हो, खा एनर्जी क्राइसिस हो, तो फिर लोड शेडिंग शुरू है। जो राना साहब कहते हैं कि हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी थी, जो खत्म चीज होती है वो दोबारा तो नहीं आती ना, इस मुल्क में दोबारा भी आ गई। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पब्लिक के जो मसाइल हैं वो एक इलेक्टेड हुकूमत हल कर सकती है, ना कि सेलेक्टेड हुकूमत। बड़ी बात की है। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करूंगा, फिर मैं ब्रेक पे और मेरे मेमन साहब की सब जाऊंगा। मुझे सर ये बताइए कि अवामी मसाइल, क्या आप ये समझते हैं जो ये माहौल नहीं बन रहा है, राना साहब कहते हैं बन जाएगा और वो कहते हैं जी 13 ताब के ताब बन जाएगा, क्या उसकी कई वजूहात मैंने बयान की, वो वजूहात मेरी नहीं है, मैं जो ऑब्ज़र्व की मेरे पास आया वो मैंने डिलीवर किया और आप लोगों से उसको पहुंचाया आगे तक। सर क्या इस वक्त जो अवाम है, कहा जाता है कि अवामी ये जो अवाम है ये सियासतदानों पर अब एतबार करने को तैयार नहीं है, इस सिस्टम पे जिस तरह आपने कहा एतबार करने को तैयार नहीं है। और दूसरा ये कि ये अवाम मर चुकी है सर बेरोज़गारी से, महंगाई पे और गुर्बत पे, तो कहाँ से माहौल पैदा करेंगे ये अवाम सर? इस पे सर ज़रा एक आध मिनट का स्टेटमेंट आपका चाहिए सर। डॉक्टर साहब, जो जेन्युइन सियासतदान हैं उन पे अवाम एतमाद करने के लिए तैयार है, और जो किसी आर्टिफिशियल सिस्टम के जरिए आएंगे या सिलेक्शन के जरिए आए हैं उनको कभी वो नहीं। आपने काफ लीग बनते देखी फिर ख़त्म हो गई, आपने बड़ी बड़ी जमातें बनते देखी फिर अल्टीमेटली वो ख़त्म हो गई। तो मैं समझता हूँ कि जेन्युइन जो अब नून लीग से हमें शिकवा क्या है? नून लीग से हमें शिकवा यह है कि ये एक लंबे क्राइसिस से होती होती एक अच्छी जमात, एक नजरियाती जमात बन गई थी, लेकिन दोबारा ये वही 98 पे चले गए हैं वापस। हमीद गुल की रूह इनके अंदर दोबारा आ गई है। तो अब उसी तो क्या गेट नंबर 4 पे चले गए हैं सर ये? नहीं, मैं हमीद गुल की रूह गेट नंबर 4, आप डॉक्टर साहब इलेक्शन लड़ने दें मुझे, मरवाए ना। तो मैं तो हमीद गुल की रूह जो है ना वो दोबारा आ गई है। अच्छा। और वही पुराना, वही मैं समझता हूँ कि अब राणा साहब जैसे लोग जो मेहनत करते हैं, इलाकों में होते हैं, जो ज़मीनी इलेक्शन भी जीत जाते हैं, इनको तो नहीं, लेकिन जो खंबे के बलबूते पे जीतने वाले लोग थे ना, कहते थे खंबा लाहौर में गुलबर्ग में टिकट मिलेगा, बंदा रहने वाला रहीलियार खां का होगा तो वो जीत जाएगा। अब वो जमाना चला गया है। असल वो जो खंबा पॉलिटिक्स है ना वो फ्लॉप होती नजर आ रही है। तो उसी वजह से इस वक्त जो भी लोग जो जेन्युइन सियासत करते हैं अपने इलाकों में, जो जिनकी रूट्स है पब्लिक में, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उनको कोई मसला नहीं है। लेकिन जो एक स्काई लैब आते हैं ना लोग, वो कहते हैं घुसपैठिए, उन घुसपैठियों को जमहूरियत से, इस फेयर इलेक्शन से प्रॉब्लम है। वो समझते हैं कि हमें चिट मिल जाए और हम MNA MP बन जाए और फिर आगे तो उनको कोई रोक नहीं सकता इक़्तिदार। लेकिन सर इस मौके पे तो PTI का क्लेम है कि पॉपुलैरिटी उनकी 80% है, अगर वो खंबे को भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएंगे। इस पे एक कमेंट्स करें। जेन्युइन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, उनको भी लड़ने दें, सबको लड़ने दें, जिसको अवाम वोट दे। अगर उनको अवाम वोट देती है तो हमें क्या एतराज है? राणा साहब को क्या एतराज? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं नाज़रीन।
वेलकम बैक जी। सेनेटर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ इस सवाल को लेके। क्या आप समझते हैं कि वाकई सर इस वक्त अवामी पजीराई नहीं मिल रही है सियासी जमातों को, शायद सियासी जमातों के ऊपर अवाम का एतबार ख़त्म हो गया है, या अवाम इस वक्त बेरोज़गारी, गुर्बत और इसमें मर रही है तो वो इस तरफ नहीं देख रही है, ये एक करप्ट सिस्टम पर एतबार ख़त्म हो गया है? कैसे देखते हैं सर इस वक्त इस माहौल को? देखिए, मैं इस तरह देखता हूँ कि ये तो अपनी जगह बिल्कुल सही बात है कि अवाम इस वक्त जिन चीज़ों में फंसी हुई है, ख़ास तौर पे पिछले 18-20 माह में, जिस लिहाज से आपको पता है कि पावर्टी जो है दोबारा 5% बढ़ गई है। आपको पता है कि हालात कैसे हो गए, चीज़ें कितनी महंगी हो गई, इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, जॉब क्रिएशन ख़त्म हो गई है, और कितने लोग यहाँ से जो टेक्निकल लोग थे वो छोड़ के जा रहे हैं, वो अपनी जगह पे है। रही बात ये कि क्या पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर अवाम को एतबार है, प्रॉबेबली नहीं है। और उसकी वजह ये एक इलेक्शन 2 इलेक्शन नहीं है, उसकी वजह ये है कि पिछले तकरीबन 40-50 सालों में जो हम लोगों का किरदार था, जो ओवरऑल जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है कि अवाम अगर किसी को पसंद करती है, इस्टेब्लिशमेंट उसके ख़िलाफ़ हो जाती है। अवाम जिसको पसंद करती है वो ख़ुद भी अपने आप को मुतनाज़ कर देते, एंड सो ऑन। रही बात यह कि जैसे चंद साहब कह रहे थे कि जिन लोगों ने काम किया है वो बहुत जहां मर्जी चले जाएं, इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग काम करते हैं अपने हलकों में उनको पजीराई मिलती है। लेकिन मैं इस बात से मैं टोटली डिसएग्री करता हूं कि जो इलेक्टेबल की सियासत है वो सही तर्ज की सियासत है। असल में जो सियासत होती है वो होती है आइडियोलॉजिकल सियासत। आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी, आप अगर पॉलिटिकल बेसिस पे होते हैं तो फिर आप अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसकी आइडियोलॉजी होती है, उस बेसिस पे टिकट मिलता है। खंबे को टिकट देने का मतलब इनफैक्ट लिटरली खंबा नहीं होता। खंबे का मतलब ये होता है कि जो इंसान खड़ा हो रहा है उसकी अपनी शनाख्त नहीं होती, वो पॉलिटिकल शनाख्त होती है। तो वो जिस जगह से खड़ा हो रहा है, जो भी खड़ा हो रहा है, अगर उसके पीछे जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी क्रेडिबिलिटी है तो उस शख्स को वोट मिलेगा, उसको पार्टी का वोट मिलेगा। शख्सियत लोग उसके बाद ज़ाहिर है उसके बारे में पूछेंगे, पता करेंगे कि सही है या नहीं है और ज़रूर देंगे। अगर वो इन्वॉल्व रहा है तो ज़ाहिर है उसको उसका एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा। अगर इन्वॉल्व नहीं रहा तो उसको वो क्रेडिट माइनस हो जाएगा या नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे उसकी शिकस्त हो सकती है इन स्पाइट ऑफ दैट थिंग। हाँ, इस वक्त जो है, जैसे किसी ज़माने में जब हम कहते हैं कि भुट्टो का ज़माना था कि जिस ज़माने में वो खंबे को भी टिकट, वो बात ये थी कि वो एक आइडियोलॉजी लेकर आया था। सही और गलत उन्होंने जो अपने काम किए हैं, जो बहुत ज़्यादा मेरे लिहाज से, आज ऐसा दौर है क्या? वाकई ऐसा दौर है आज किसी सियासी जमात में किसी को भी खड़ा किया जाए? देखिए, अगर आज हमारा दौर, देखिए आज अगर हमारा दौर ना होता, आज अगर तहरीक इंसाफ के ऊपर लोगों को इतना इत्मीनान ना होता, तो ये इस किस्म के जो हथकंडे उठाए जा रहे हैं कि लोगों के पेपर छीने जा रहे हैं, लोगों के प्रपोजर सेकेंडर्स को अगवा किया जा रहा है, उनको अपने पेपर्स जमा नहीं करने दिए जा रहे, उनके पेपर्स बग़ैर किसी रीज़न के रिजेक्ट हो रहे हैं। यहाँ तक यहाँ के जो आप सोचें, इससे ज़्यादा जुल्म इस मुल्क के साथ क्या हो सकता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि 75% गरीबों को दुनिया का महंगा तरीन इलाज फ्री करके दे रहा हो, जो कि शौकत खानम है, जस्ट बिकॉज के उसका नाम एसोसिएटेड है इमरान खान के साथ, उसको आप लोगों ने इतना मुतनाज़ा कर दिया और उसकी फंडिंग रोक दी है। मतलब जस्ट इमेजिन हम लोग कितना गिर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता। वैसे ट्रिब्यूनल ने तो आपके सारे लोगों को बहाल, ट्रिब्यूनल ने तो आपके सारे लोगों को बहाल कर दिया। सर एक मिनट है सर, देखिए, बीइंग अ डॉक्टर ये मेरे बहुत दिल के करीब है। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एज फार एज आई एम कंसर्न। और रही बात ये, आई विश के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो कॉमन इंटरेस्ट की जो मीटिंग हुई थी वो ना कराते। आई विश के वो उनको ये चीज़ ना करते। और जो पिछले मार्च में जो 2 अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हुई थी जिसमें इलेक्शंस नहीं कराए गए, आई विश ना होते। तो इस वक्त पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चल रहा होता, अनकॉन्स्टिट्यूशनली ना चल रहा। सर 2018 के हवाले से आपके ऊपर भी बड़े सवालात हैं सर, इस जमहूरियत को और इस कॉन्स्टिट्यूशंस को और इस
पॉलिटिकल माहौल को, उसके ऊपर भी आपके ऊपर क्वेश्चन है। मैं एक सवाल आपसे बहुत अहम करने जाता हूँ ताकि फिर दोनों मेहमानों से भी पूछ सकूँ। देखिए सर, एक तो क्लेम कर रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे चौथी दफ़ा, दूसरा इन कल क्लेम कर रहे हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फाइनल भी कर दिया है। पीटीआई अगर जीतती है, इवन के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आप ही के हैं, और इस वक्त तो ट्रिब्यूनल आपको वो तमाम जो मुश्किलात थी उनमें रिलीफ दे रहा है, तो अगर पीटीआई जीतती है तो वज़ीर आज़म कौन होगा सर? लेट मी करेक्ट यू डॉक्टर साहब ओवर हेयर, ट्रिब्यूनल हमें कोई रिलीफ नहीं दे रहा। ट्रिब्यूनल जो गलत फैसले हुए हैं उनको सही दुरुस्त पे कर रहा है, उसको हमें कोई रिलीफ नहीं है। जो हमारे खिलाफ बात हुई थी उसको करेक्ट कर रहा है। सो देयर इज नो रिलीफ फॉर पीटीआई। इनफैक्ट कितने लोग हैं जिनके पेपर जमा ही नहीं हो पाए, जो प्रॉपर बंदे थे, जो हमारे टियर 1 के थे। आपने देखे शाह महमूद साहब के पेपर उन्होंने डिस्को वो कर दिए, रिजेक्ट कर दिया। आपने देखे बहुत सारी चीजें कि इस किस्म के बहुत सारे वाकयात हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, कमिंग टू योर पॉइंट, ठीक है, इस तरह यह है कि अगर आप समझते हैं कि हम लोग समझते हैं कि कौन होगा अगर जीत जाते, देखिए सिंपल सी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उतने ही हर हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कैंडिडेट होगा। जैसे बाकी लोग अपनी कोशिश करें, उनकी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि वो हर कैंडिडेट पे कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कर सकती है तो वो करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादातर जगहों से सीटें ले जाती है, तो फिर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वजीर आजम बता दें सर, नाम तो बता दें, बस मैं आगे जाऊंगा, टाइम कम है सर। वजीर आजम का नाम तो बता दीजिए सर। ये तो देखिए ना, वजीर आजम जब वक्त आएगा तो आपको भी पता चल जाएगा, कौम को भी पता चल जाएगा कौन बनेगा। लेकिन एक बात बता दे, तो ये जो 2018 की बात करते हैं, एक मिनट है सर, वो बड़ा लंबा हो जाएगा, उस पर बड़े सवाल आते हैं सर, वो बड़े सवाल आते हैं, उसे लंबा हो जाएगा। मुझे एक कमेंट कर लेने दे, एक कमेंट जल्दी से आधे सेकंड का कमेंट, जल्दी से। सर देखिए, जो 2018 की बात करते हैं, अगर तो ये जो आरटीएस बैठता और वो पीटीआई के हक में बैठता तो पीटीआई गवर्नमेंट बना लेती किसी की मदद के बगैर। ये बैठा इसलिए था कि उसमें पीटीआई की सीटें कम करनी थी, और ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे थे कि वो जो हार रहे थे उन्होंने टैक्स करने शुरू कर दिए, और इस किस्म के लोग फिर जीते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने खुद कहा हुआ है कि वो टैक्स कर रहे हैं। मेरे पास टाइम कम है, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनाब राना तनवीर साहब से करने जा रहा हूँ। राना तनवीर साहब, बड़ी मुश्किलात हो रही होंगी इस वक्त सर आपको टिकट बांटने में। एक तरफ आपके मुखलिस कारकुन हैं, दूसरी तरफ इलेक्टेबल्स भी हैं, तीसरी तरफ आप सीट एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं कई सियासी जमातों से, चौथी तरफ अदम एतमाद में जो पीटीआई के लोगों ने अदम एतमाद में पीटीआई के ख़िलाफ़ वोट दिया, सुना है कि उनको भी आप टिकट जारी कर रहे हैं। क्या करेंगे सर? सर आपके पास 1.5 मिनट है। बड़ी चीज़ें, बड़े क्वेश्चन उठते हैं जब बातें सुनते हैं दोस्तों की। खंबे की बात की, मुझे याद है 70 का इलेक्शन हुआ, हम स्टूडेंट थे, तो उस वक्त जिस तरह इलेक्ट हुए पीपीपी ने एक स्लोगन दिया जो कि कभी इन्होंने पूरा नहीं किया, जो मंशूर रोटी कपड़ा और मकान जेड़ा बावे वही खावे। खैर हो गया। 77 का इलेक्शन हुआ, उस वक्त इलेक्टेबल्स लाए गए। उस वक्त मलिक अमीर मोहम्मद खान की वेस्ट पाकिस्तान की कैबिनेट और वहाँ के जो उस वक्त के इलेक्टेबल्स थे, प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर या नेशनल असम्बली के मेंबर उस वक्त के जो 62-65 में थे, वो लाए गए। आप उठा के देखें, सारे टिकट उनको दिए वापस, सभी वर्कर्स को, सभी वो खंबों को फारग कर दिया। इस तरह 2018 का इलेक्शन था, इलेक्टेबल्स लाए गए, उठा के लाए गए, शामिल कराया गया, जनूबी पंजाब बना के, महाज बना के। आज भी तो लाए जा रहे हैं सर, आज भी तो लाए जा रहे हैं सर। मेरी बात सुने, कौन से लाए जा रहे हैं? हमारे पास जो दरखास्तें आई हैं वो एवरेज 7-7, 8-8, 10-10 एक हल्के से आई हैं। अच्छा। सारे इलेक्टेबल्स एप्लीकेशन लोगों ने दी हैं। अच्छा। किसी के पास इतने कैंडिडेट नहीं है जिससे हमें प्रॉब्लम आ रही है टिकट अवार्ड करने की या चुनने की। सही। ये आप सबको पता है कि कितनी तादाद थी और किस तरह इंटरव्यू हुए और कितने दिन लगे हैं। ठीक है। सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तान में PMLN के जो, इसका मतलब है कि आप लोग टिकट जो है बातें जो है तैयार है देने के लिए। माशाल्लाह। मैं ज़रा 1 मिनट रह गया, मैं ज़रा नदीम अफजल चंद साहब को भी ले लूँ सर। नदीम अफजल चंद साहब, अगर इलेक्शन हो गया, अब फेयर होता है नहीं होता है, लेकिन अगर कौमी हुकूमत बनाई गई तो उस वक्त पीपल्स पार्टी क्या करेगी सर? ये मेरे पास 1 मिनट है सर आपके पास। देखिए, हमें पहली तो बात यह है कि हमारी दुआ है कि इलेक्शन फेयर हो। इलेक्शन के बाद देखेंगे हम कि क्या हुकूमत, हम मुल्क को स्टेबिलिटी, इस्तेकाम की तरफ लेके जाना चाहेंगे, और मुल्क के इस्तेकाम के लिए
जो भी बेहतर होगा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा सब पॉलिटिकल जमातों के लिए कोई स्पेस क्रिएट की है, कभी किसी को विक्टिमाइज नहीं किया, कभी तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया। और पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने अपने मंशूर पे कुछ अमल किया है। बाकी लोगों ने तो वोट को इज्जत दी, फिर भूल गए वोट को इज्जत क्या होती है। हर किसी ने अपने मैं इलेक्टेबल की सियासत को नहीं कहता कि वो अच्छी होती है, सियासत नजरियाती ही होनी चाहिए, लेकिन नजरियात पॉलिटिकल जमातों के अपने हों, ना कि नजरियात उधारे ले लिए जाएं या रेंट पे ले लिए जाएं या एक डील करके। राना साहब मुस्कुरा रहे हैं सर, आपकी गुफ्तगू पे वक्त खत्म हुआ चाहता है। तीनों मेहमानों का या किसी स्टेज पर मजीद बात करेंगे। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।